लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि जब इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतने डिफरेंस है, इतनी प्रॉब्लम्स है, तो क्यों करती है दो कंट्रीज आपस में इंटरनेशनल बिजनेस। देखते हैं। देखो, एक सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके पास में सब कुछ है। हम बोलते हैं यूएस एक वर्ल्ड इकोनॉमी है, चाइना एक वर्ल्ड इकोनॉमी है, बट उनके पास में भी सब कुछ नहीं है। एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, उनके पास में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, बट उनके पास में चीप लेबर नहीं है। इंडिया के पास में चीप लेबर है, बट इंडिया के पास में अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है ना। चाइना के पास में वर्ल्ड इकोनॉमी, पावर है, पैसा है, लेकिन उनके पास में यूथ इतना ज़्यादा नहीं है जितना उनके पास में ओल्ड पीपल है। तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होती है जिसके पास में सब कुछ होता है। तो हर किसी को कभी ना कभी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, जैसे इंडिया के पास में लैंड बहुत अच्छी है, ठीक है, और जर्मनी के पास में मशीन्स बहुत अच्छी है, जापान है या यूएस, इनके पास में मशीन्स बहुत अच्छी है। तो दोनों कंट्रीज को पड़ गई एक दूसरे की जरूरत। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो वही रीजन होता है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का। पढ़ते हैं। द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली एट ऑल दैट दे नीड। उनको जो भी चीज चाहिए ना, वो सब घर पे नहीं बना सकते हैं। अपनी घर की बात कर लो ना, आप क्या सब चीज घर में बनाते हो? बाहर से कुछ मंगाते ही नहीं हो। बाहर का मतलब रेस्टोरेंट है हमारा, रेस्टोरेंट से कुछ तो मंगाते ही होगे कभी ना कभी तो। जैसे लेट्स से कि आपकी मम्मी एक एक्सीलेंट कुक है, वो सब कुछ घर पे बनाती है, बट आइसक्रीम तो बाहर से ही मंगाओगे लास्ट में। ठीक है, अगर आपकी मम्मी को आता है आइसक्रीम बनाना, तो शायद आप कोई डेजर्ट मंगा लोगे बाहर से। ठीक है, तो एक चीज समझो, कोई भी कंट्री वो सब कुछ नहीं बना सकती है जो उनके कंज्यूमर्स को या फिर उनके सिटीजन्स को चाहिए। ठीक है, अब लेट्स से कि एक कंट्री है जहाँ पे लैंड बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे कॉटन, कॉफ़ी, टी, ये सब कुछ बहुत अच्छी बनती है, लेकिन उनके पास में उतनी अच्छी मशीनरी नहीं है। तो फिनिश गुड्स कहाँ बनेंगे? बाहर बनेंगे। इंडिया की बात कर लो ना, लैंड बहुत अच्छी है। आसाम, दार्जिलिंग में हमारी टी बहुत अच्छी उगती है। हमारा गुजरात है, वहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा उगता है। ठीक है, लैंड बहुत फर्टाइल है इंडिया की, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कहाँ है इंडिया में इतनी ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, हमारा फ़ोन है वो बाहर से मंगाएंगे, आईफोन। मेजॉरिटी फुटवेयर या फिर क्लोथिंग जो हम पहनते हैं वो भी हम बाहर से मंगाते हैं, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स हमारे पास में है, फिनिश गुड्स नहीं है। समझ में आया? तो फिनिश गुड्स के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ही दूसरी कंट्रीज को इंडिया की जरूरत है फॉर रॉ मटेरियल्स। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज। जैसा मैंने आपको बताया, हर कंट्री के पास में सब कुछ नहीं होता है। कुछ कंट्रीज के पास में कुछ नेचुरल रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, वहीं पे दूसरी कंट्री के पास में कोई और नेचुरल रिसोर्स होगा जो ज़्यादा अच्छा होगा। सिंपल है। अवेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिफर अमॉन्ग डिफरेंट नेशंस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किसी के पास में लैंड बहुत अच्छी है तो किसी के पास में लेबर बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव है। ठीक है, तो हर कंट्री के पास में अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। डिफरेंस इन लेबर, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रिसोर्सेज। अब हर कंट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिफरेंट होता है। कहीं पे टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, कहीं पे टैक्सेस कम होते हैं, कहीं पे लेबर सस्ता होता है तो कहीं पे लेबर महंगा होता है। तो एक कंट्री को अगर प्रोडक्शन करना है और उसकी कंट्री में लेबर भी महंगा है और टैक्सेस भी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, दूसरे कंट्री में देगी। इंडिया क्यों है फेवरेट डेस्टिनेशन आउटसोर्सिंग का? बिकॉज यहाँ पे लेबर चीप है। तो कोई भी बड़ी कंपनी क्या करती है, इंडियन लेबर्स को हायर कर लेती है टू डू देयर मैनुअल वर्क। ठीक है, तो उनको पड़ गई इंडिया की जरूरत। सिंपल है। आगे देखो। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंट्री विच इज इन अ बेटर पोजिशन टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो सारी की सारी चीजें कम कॉस्ट में और बेटर क्वालिटी में बना सके। एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो सारे आइटम्स को कम कॉस्ट में और बेटर क्वालिटी में बना सके। क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, लेबर महंगा है, या तो टैक्स महंगा है। ठीक है, या तो फिर कुछ रिसोर्सेज है ही नहीं कंट्री के पास में। हर कंट्री के पास में अलग अलग रिसोर्स है, हर कंट्री में टैक्सेशन डिफरेंट है, हर कंट्री का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है, हर कंट्री का लेबर डिफरेंट है और उसका कॉस्ट भी डिफरेंट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एज अ रिजल्ट ईच कंट्री फाइंड्स इट एडवांटेजियस टू प्रोड्यूस दो सेलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो कोई भी कंट्री क्या कोशिश करती है, वो चीजों को प्रोड्यूस करना एबेंडेंस में, ठीक है, जो वो सस्ते में और अच्छे से बना सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, वो एक्स्ट्रा बनाएगी, तो
तो जो दूसरी कंट्रीज है ना जो वो चीज़ें नहीं बना पा रही, लेट्स से कि इंडिया टी और स्पाइसेस बहुत अच्छे से बनाती है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बनाती है, गुड क्वालिटी और कम कॉस्ट में बनाती है, ठीक है। तो इंडिया क्या करती है, एबंडेंस में बनाती है, उसको ज़्यादा बनाती है। क्यों? ताकि बाकी कंट्रीज है जो स्पाइसेस या फिर टी ये सब कुछ नहीं उगा पाती है उनको इंडिया एक्सपोर्ट करेगी। उसके बदले में इंडिया क्या मंगाएगी सामने से, ऐसी चीज़ें जो इंडिया में नहीं बनती है। समझ में आया? आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एंड प्रोक्योरिंग रेस्ट थ्रू ट्रेड विद अदर कंट्रीज, जो मैंने बोला। तो इंडिया उसके बदले में क्या करेगी, वो चीज़ें मंगाएगी जो इंडिया यहाँ पे नहीं बना सकती है। अब आगे देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड टू नेशन एंड टू फर्म्स। ठीक है, नेशन और फर्म्स को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले तो हम नेशंस की बात करते हैं कि जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है तो कंट्रीज को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल बिजनेस में पेमेंट होता है फॉरेन करेंसी में, ठीक है। यानी इंडिया को क्या मिलेगा फॉरेन करेंसी के नाम पे, अगर उसने यूएस के साथ में ट्रेड किया है तो यूएस डॉलर। तो इंडिया का यूएस डॉलर का जो रिजर्व है वो इंक्रीज होगा अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस करेगी। यूके के साथ में अगर बिजनेस करती है तो पाउंड का रिजर्व बढ़ेगा। समझ में आया? तो जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है ना तो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरा, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया कि इंडिया में लैंड बहुत फर्टाइल है। अब इंडिया अगर सिर्फ खुद के लिए प्रोडक्शन करती तो उसका लैंड पूरा इफेक्टिवली यूज नहीं होता। बट अब इंडिया क्या करती है, खुद के लिए तो बनाती है, साथ में दूसरे कंट्रीज के लिए भी प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या हो रहा है, इनके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। फिर क्या लिखा है, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। जब बाहर की कंट्रीज इंडिया में आती है फॉर प्रोडक्शन, क्यों आती है, लेबर सस्ता है, तो ये सस्ते लेबर को मिलती है एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? तो ये एक और बेनिफिट है टू द नेशन। लास्ट क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो यार, जब बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री में आएगी, बाहर की कंपनीज आएगी हमारी कंट्री में, तो हमारे यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। जब बाहर की कंट्रीज यहाँ पे आके हमें एम्प्लॉयमेंट देगी, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी पॉवर्टी कम होगी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है। समझ में आया? तो नेशन को क्या बेनिफिट होता है। अब देखते हैं फर्म्स को क्या बेनिफिट होता है। जब दो फर्म्स आपस में ट्रेड करती है या फिर जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है तो बीच में फर्म को क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पहला, प्रोस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट। जो साड़ी आप यहाँ पे 500 में बेचते हो वही चीज़ आप यूएस में जाके 5000 में बेचोगे। क्यों? वहाँ पे उतना कंपटीशन नहीं है, सेलर बहुत कम है, तो वो हैवी मार्जिन पे काम करते हैं, है ना। तो क्या मिलता है यहाँ के फर्म्स को जब वो इंटरनेशनल ट्रेड करती है, हायर प्रॉफिट के चांसेस मिलते हैं। सेकंड, इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। पहले हमारे यहाँ पे साड़ी चाहिए थी लेट्स से 1000, बट आपकी जो मशीन है ना वो 2000 साड़ी बना सकती है। तो जैसे ही आपको पता चला कि आप इंडिया के बाहर भी अपनी साड़ी सेल कर सकते हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हो या फिर बेस्ट तरीके से यूज कर रहे हो। पहले आपने मशीन लगा रखी थी 2000 साड़ी की, जो 2000 साड़ी बना सकती है एक महीने में, और आप बना रहे थे 1000 साड़ीज, क्योंकि डिमांड ही 1000 की है। अब जैसे ही आपने इंटरनेशनल बिजनेस चालू किया तो अब आपने अपनी मशीन को फुल कैपेसिटी पे यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि मशीन का खर्चा किया है तो वो फुल कैपेसिटी पे वर्क कब करेगी, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे। थर्ड, प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। सीधी सी बात है ना, कोको कोला इतनी बड़ी कंपनी होती क्या कि अगर एक ही कंट्री में काम कर रही होती, नहीं। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी होती, ऑफ कोर्स नॉट। टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी होती, नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी होती, नहीं होती। तो कंपनीज को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, जब वो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, जब वो मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस करते हैं। फिर वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। हो सकता है कि एक प्रोड्यूसर इंडिया में फेल हो रहा हो क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। लेट्स से कि एक साड़ी मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो। बट जैसे ही वो यूएस चला जाता है या फिर वो यूएस के लोगों के साथ में बिजनेस करना शुरू करता है, शायद वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है जितना डोमेस्टिक मार्केट में था। तो क्या हो रहा है, वो शायद अपने कंपटीशन से आगे बढ़ गया। जिस कंपटीशन के कारण वो इंडिया में नहीं कमा पा रहा था, वो कंपटीशन को पीछे छोड़ गया और वो यूएस में वो कंपटीशन फेस नहीं कर रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है। क्लियर? अब देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ एंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस।
ये खाली इंट्रोडक्शन है, फिर इसके बाद में हर एक टॉपिक के बारे में अपन एक न्यू वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द वेज कि अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, नॉर्मली हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, बट ऐसा नहीं होता है। देखो, पहला होता है एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग, जो क्लासिकल मेथड है, ठीक है। फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बाद में समझेंगे सबका, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम पहले मेथड की बात करेंगे। कौन से मेथड की? अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस पे जाना है तो फर्स्ट मेथड जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग।